हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वह लगभग जो शुरू होता है वो आपको पता है कि जून से शुरू होता है, मई के लास्ट तक जाता है। लगभग जुलाई से शुरू होता है और जून के लास्ट तक जाता है। इवन बैंकों का जो कार्य प्रणाली है वह अप्रैल माह से शुरू होता है। जैसे 2026 जो चला है अभी, जैसे जनवरी से 2026 शुरू हुआ है, तो इसका बैंकों का जो कार्यकाल होता है या जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च तक चलेगा 2026 का। तो 2026-27 का चलेगा। फिर वैसे उसके अगले वर्ष के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। ऐसे फाइनेंशियल ईयर चलता है बैंकों के लिए। तो आज जो है, ऐसे बहुत लोग मना रहे हैं मूर्ख डे, वो अलग चीज़ है, लेकिन आज 1 अप्रैल को आप सभी को पता है कि बैंक जो है मेंटेनेंस करते हैं और उनका नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो चलता है और पुराने फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को है वो बीता रहता है, उसका मेंटेनेंस करने का कार्य चलता है। इसी में 1 अप्रैल से वित्त मंत्रालय के द्वारा एक जो है नोटिस निकाली जाती है। इसमें बताया जाता है कि ऑनलाइन जो पेमेंट होता है उसके रूल्स में उनके कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कैसा डिजिटल पेमेंट है या डिजिटल पेमेंट लेन देन होता क्या है, कैसे बदलाव किए गए हैं, क्या क्या मुख्य बदलाव है, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। जैसे आपको पता है कि भारत में जो है आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्थापना जिसकी हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से, अर्थात आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से जिसकी स्थापना हुई थी, जिसको गवर्न करता है भारत का जो है आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो है उसको गवर्न करता है, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनी हुई थी, 2016 से बनी हुई थी, तो एमपीसी की भी बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। जो भी बैंकों के गाइडलाइंस हैं या जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है एलएएफ जो कहा जाता है, उसका भी देख रेख का कार्य आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इवन जो भी डिजिटल पेमेंट होता है उस सभी का देख रेख भी आरबीआई करता है, अर्थात आरबीआई के द्वारा इन सभी का रेगुलेशन किया जाता है, विनियमन किया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा जो आरबीआई है अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया है यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है, वह किस अधिनियम के द्वारा इसको ये शक्तियाँ मिली हुई है जिसके तहत ये रेगुलेशन करता है। तो आरबीआई एक्ट 1949 के तहत इनको शक्ति मिली हुई है, जिसके द्वारा ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बैंकों को, जिसमें दीर्घकालिक लोन से लेके जो है लघुकालिक या अल्पकालिक जो ऋण होते हैं उसको भी देने या लेने का काम जो है यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और जितने भी डिजिटल पेमेंट हैं उनको भी करने का काम जो है वह कौन करता है, आरबीआई करता है। आपको पता होगा कि अभी डिजिटल रूपी जो है शुरू किया गया था कुछ समय पहले आरबीआई के द्वारा सीबीडीटी करके, तो जो कि आप पॉकेट में रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, आप उसका जो है ऑनलाइन पेमेंट करने में उसका उपयोग कर सकते हैं। उस तरह के अपने तरह का एक जो है डिजिटल करेंसी जो है शुरू किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के अंदर ही एक जो है संस्था है जिसका नाम आपको पता होगा एनपीसीआई, है ना, क्या नाम है उसका, तो उस संस्था का नाम है एनपीसीआई। एनपीसीआई आप बोलेंगे आपकी है क्या एनपीसीआई, तो जो एनपीसीआई है खासकर का यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या नाम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह सभी डिजिटल लेन देन का जो है यह देख रेख मुख्य रूप से करता है। जैसे आप कह सकते हैं किसका, जैसे यही इसी ने बनाया है क्या, यूपीआई बनाया है, इसी ने क्या बनाया है, यूएलआई बनाया है, इसी ने फास्टैग भी बनाया है। अब आप कहेंगे कि फास्टैग क्या है और यूपीआई क्या है, तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंस्टीट्यूशंस है या यूनिफाइड पेमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कहा जा सकता है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। यह मुख्य रूप से यूपीआई का काम है। अब यह यूपीआई में जो है यह क्या किया जाता है, जो डिजिटल लेन देन है, क्या डिजिटल लेन देन है, जैसे डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, या डिजिटल लेन देन यानी मोबाइल हो गया, स्कैनर्स हो गया, भीम ऐप हो गया, इनके माध्यम से जो है
क्या किया जाता है, तरलता को या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि लेन देन किया जाता है यूपीआई के माध्यम से। और फास्टैग क्या है, इसको जानने से पहले यूपीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यूपीआई के बारे में जिसको बनाया किसने, एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई ने ही इसको मुख्य रूप से रेगुलेट करना शुरू किया, किस एक्ट के द्वारा, 1949 के एक्ट के द्वारा। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा होती है। होती कब है, 1935 में होती है, और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में होता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होगी। अब यूनिफाइड पेमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपनाने वाले पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो 8 कंट्रीज़ हैं जो इसको अपना लिए हैं। अब इसे अपनाने से क्या फ़ायदा है, जो रुपीज़ है या जो लोकल करेंसी है, या कहा जा सकता है एक नेशन की जो करेंसी है जैसे रुपी है भारत का, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में यह योगदान दे सकता है। यानी जो वैश्विक लेन देन है, जो वैश्विक बाजार में जो लेन देन है, उसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे 8 देशों ने अपनाया है, 8 देशों में कौन कौन से देश शामिल है इसका लिस्ट पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पिछले वर्ष यूपीएससी ने पूछ लिया था यहाँ से प्रश्न 2025 में, तो कौन कौन है जो कि यूपीआई लेन देन जो है कर रहा है। तो ये तो फ्रांस जो है वह हो गया, फिर यूएई हो गया, यूएई के बाद से कतर हो गया। अभी ये जो कतर है ना, हाल ही फिलहाल में किया है, 2025 में अपने वहाँ लागू किया है। और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ प्रस्तावित है, लेकिन जहाँ बिल्कुल रूप से लागू है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया। उसके बाद से, कतर के बाद से आप देखेंगे कि अपना पड़ोसी एक मुल्क है नेपाल, नेपाल के बाद से भूटान भी है, भूटान के बाद से आपको दिखाई देगा श्रीलंका में भी चलता है, श्रीलंका के बाद से आपको दिखाई देगा कि मॉरिशस में भी आपको दिखाई देगा चलता हुआ, ठीक ना। तो मॉरिशस में भी दिखाई देगा, अर्थात 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। और एक और देश जो है जिसका नाम है मालदीव, है ना, सॉरी मालदीव नहीं, सिंगापुर, कौन सा, सॉरी सिंगापुर। तो सिंगापुर में भी यूपीआई चलता है। अर्थात कितने देश हो गए, 8 देश हो गए। तो याद रखिएगा इसको, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फ्रांस, यूएई, कतर हाल फिलहाल में अभी ज्वाइन किया है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, और सिंगापुर हो गया, जहाँ पे यूपीआई से लेन देन होता है। अब बात करते हैं हम लोग फास्टैग की, किसकी, फास्टैग की। तो जो फास्टैग है यह भी डिजिटल लेन देन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि यह कैसा डिजिटल लेन देन है, क्या बाजार में खरीद बिक्री के लिए काम आता है, तो ऐसा बात नहीं है। यह फास्टैग जो है इसका प्रयोग किया जाता है टोल टैक्स जहाँ पे वसूला जाता है। टोल टैक्स कहाँ पे वसूला जाता है, जो टोल गेटेज होते हैं वहाँ पे। अब टोल गेट आप पूछेंगे कि कहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, जो कि नेशनल हाईवे के लिए अथॉराइज एजेंसी है, यह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि यहाँ से जो टैक्स वसूला जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं रोड टैक्स जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो रोड टैक्स वसूले जाते हैं वह रोड टैक्स को ही टोल टैक्स कहा जाता है, टोल गेट कहा जाता है। इसमें आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इनविट्स के द्वारा भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो पहले जो है वह क्या किया जाता था, पहले जब आप जाएंगे टोल टैक्स के आसपास या टोल गेट के आसपास, तो ऐसे कतार लगे रहते थे, लगभग 2-3, इतना चौड़ा अगर रोड है यहाँ से यहाँ तक अगर नेशनल हाईवे है तो 3-4 कतार लगे होते हैं। अब इस कतार में जो है गाड़ियाँ जा रही हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा अगर बिजी रोड है, उस स्थिति में क्या होता था, जाम लग जाता था। क्यों, क्योंकि कैशलेस जो चीज़ें नहीं थी उसके द्वारा यह जो ड्राइवर है यहाँ पे तो लगा रहता है, सब में क्या लगा रहता है, गेट लगा रहता है। तो यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पे कंप्यूटराइज कोई अथॉरिटी है, व्यक्ति बैठा रहता है। अब इसको ये पैसा देता था, फिर पैसा देना, फिर लेना, इसमें समय लग जाने के कारण जो है जाम लग जाता था, समय लगते थे, ऐसे सभी चीज़ों पे होता था। और एक्स्ट्रा में एक आदमी को और रखना भी पड़ता था। इस स्थिति में समय जो है वह ज़्यादा लगता था। इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस समय को बचाने के लिए यह डिजिटल जो है शुरू किया गया। डिजिटल कैसे शुरू किया गया, तो ये नहीं कि ये नया शुरू किया गया है, यह डिजिटल जो शुरू किया गया इसका नाम है फास्टैग। इसको भी किसने बनाया है, एनपीसीआई ने ही बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ही के द्वारा बनाया गया है, जो कि टोल टैक्स जो है उसका वसूली करता है। अब कैसे वसूली करता है, जैसे आपकी कोई व्हीकल्स है, कोई आपकी गाड़ी है 4 व्हीलर्स, मतलब 3 व्हीलर्स पे नहीं लगता है,
टू व्हीलर्स पे नहीं लगता है, वन जो है व्हीलर्स तो होता ही नहीं है, तो इन पे नहीं लगता है। बाकी इसके अलावा फोर व्हीलर से या उससे ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं उन पे टैक्स लगता है, रोड टैक्स जो होता है। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अभी फास्टैग आपकी किससे, बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है। अब जब आपकी गाड़ी यहाँ पे जाएगी तो टोल टैक्स में आसानी से यह तुरंत जो है कंप्यूटर क्या कर लेगा, स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद जो है तुरंत आपके अकाउंट से पैसा कटता है और ये तुरंत गेट जो है खुल जाता है, तुरंत ये गाड़ी यहाँ से मूव कर जाती है। तो समय की भी बचत होती है, पैसे के भी लेन देन में समय की जो बचत मतलब जो लगता था एक्स्ट्रा टाइम वो उसमें भी बचत होती है, और आसानी से यातायात परिवहन में भी सुविधा होती है। और साथ साथ परिवहन में सुविधा होने के बाद आप देखेंगे कि टोल टैक्स से जो बच के लोग चले जाते थे उनके भी असूली में यह सबसे ज़्यादा निर्णायक साबित होगा। और सीधे सीधे ये चीज़ है कि ये जो फास्टैग का प्रयोग किया जाता है इसमें ये चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति यहाँ से गुजर के जाएंगे उनका एक तरह से डेटा वहाँ पे चढ़ जाएगा। तो एक चीज़ें तो है, यह पहले से फास्टैग चलता था, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में निर्णय किया गया है 1 अप्रैल से, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये फास्टैग है ना, यह पूरा का पूरा, जैसे पहले क्या दोनों चलता था, हाइब्रिड मोड में चलता था। अभी कुछ समय पहले आप देखेंगे तो हाइब्रिड चलता है। हाइब्रिड का मतलब जिसके पास ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, जैसे बस वगैरह है, चाहे जो भी ट्रक है या जो भी गाड़ियां हैं, और ऑनलाइन अगर किए हुए हैं या ऑनलाइन रजिस्टर्ड है तो फास्टैग में जो बैंक अकाउंट में उनके पैसे हैं उनसे कट जाते थे तुरंत, यहाँ से उसको क्लियर लाइन मिल जाता था। अगर उसके पास नहीं है तो पैसा वो दे देता था और वहाँ से वो रजिस्टर करता था कंप्यूटर पर बैठ कर, फिर कट जाता था, फिर आगे वो चला जाता था। ऐसी स्थिति थी। लेकिन अब जो है ये बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल से, अर्थात आज के दिन से 1 अप्रैल 2026 से ये रूल जो है चेंज होने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा, यह पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण हो जाएगा। पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो हाइब्रिड मोड जो यहाँ पे लग रहा था या हाइब्रिड मॉडल जो अपनाया गया था उसके जगह पे आपको ये दिखाई देगा कहीं ना कहीं कि केवल और केवल आपको रजिस्टर्ड करना है सभी व्हीकल्स को। इसका मतलब ये हो गया पैन कार्ड भी उसमें रहेगा चूंकि बैंक अकाउंट में लिंक रहेगा तो, और साथ ही साथ आप जो जितने बार व्हीकल लेके जा रहे हैं आ रहे हैं इन सारी चीज़ों का जो है रिकॉर्ड भी रहेगा। और आसानी से यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो है मामला, यहाँ किसी व्यक्ति को भी रखने की जरूरत नहीं है, आसानी से कट जाएगा, आसानी से आपको तब जाके ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आप जा सकते हैं, है ना। तो अब ये पूरा का पूरा जो है फास्टैग के माध्यम से पूरा ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया गया है, डिजिटल पेमेंट वाली व्यवस्था कर दी गई है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यह नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो मेजर इनकम टैक्स जो है उसमें भी परिवर्तन किए गए हैं। अब देखिए एक IT एक्ट है, IT इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, है ना। और उसमें टैक्स कानून का प्रतिस्थापन 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। जो लंबे समय से आयकर अधिनियम 1961 जो आ रहा था उसका नया आयकर अधिनियम जो 2025 में पारित किया गया था उसको प्रतिस्थापित करेगा। और यहाँ से नया इनकम टैक्स अधिनियम 2025 अब आज से अर्थात 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब इसमें जो है आपको दिखाई देगा कि अधिसूचित जो किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो नया एक्ट, उसमें प्रपत्र कैसे दाखिल किए जाते हैं, अनुपालन कैसे होता है, उसको अगर देखें तो सरकार ने चुनिंदा अनुभागों को वार्षिक रूप से अपडेट करने के बजाय आधुनिकता लाने और सरल बनाने और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के संपूर्ण संहिता को फिर से लिखा गया है और फिर अस्पष्टता कम करने की बात की गई है। अब इसमें आपको दिखाई देगा कि अस्थायी खाता होना चाहिए, संशोधित पैन होना चाहिए, नगद लेन देन यानी किसी वित्तीय वर्ष में कुल नगद निकासी जमा रुपया 10 लाख से अधिक हो जाती है तो अब पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य है, जबकि पहले दैनिक सीमा 50,000 थी, अब कितना कर दिया गया है, 10 लाख से अधिक कर दिया गया है। संपत्ति संबंधी सौदे में देखा जाए कि 20 लाख से अगर अधिक के लेन देन हो रहे हैं तो पैन कार्ड वहाँ पे आवश्यक हो जाएगा। वाहन खरीद अगर आप रहे हैं 5 लाख से अधिक का मूल्य का अगर वाहन है, दोपहिया वाहन सहित या कोई भी वाहन हो तो वहाँ पे भी पैन कार्ड की आवश्यकता होगी आपको। फिर होटल और यात्रा बुकिंग अगर आप कर रहे हैं 1 लाख रुपये से अधिक के तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, अर्थात सभी जगह पैन कार्ड अलाउड कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। वेतन और श्रम संहिता में नए बदलाव हुए हैं, जैसे आपको दिखाई देगा लेबर कोड में जो बदलाव हुए हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। 1 अप्रैल 2026 से श्रम और वेतन संहिता भी लागू होनी शुरू हो जाएगी, यानी कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संगठन हैं, वो सुनिश्चित करना उनको अनिवार्य होगा कि मूल वेतन सकल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए और भविष्य निधि में योगदान जैसे दीर्घकालिक लाभों को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अब नियम का अनुपालन उपस्थिति और अवकाश नीति और अन्य श्रम अधिकारों को भी प्रभावित करने का ये काम करेगा।
अब ITR में भी परिवर्तन किया गया है, इनकम टैक्स रिटर्न में। इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, तो ITR 1 से ITR 7 में भी इसमें परिवर्तन किया गया है। फार्म का नाम भी बदला गया है। जैसे नए नियम के तहत फार्म 16 का नाम बदल कर फार्म 130 कर दिया गया है। वैसे फार्म का प्रारूप भी बदल दिया गया है ताकि इसमें वेतन और अधिक विस्तृत विवरण और जो भत्ते हैं उनकी कटौतियों का गहन वर्गीकरण शामिल हो सके। इसलिए प्रभाव इसका अगर देखा जाए तो जो भी कर्मचारी हैं उनको फाइलिंग और TDS मिलान में त्रुटि से बचने के लिए नए फार्म नंबरों और बढ़ी हुई डेटा आवश्यकताओं को खुद को परिचित करना होगा, खुद को बताना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आपको दिखाई देगा कि सभी डिजिटल जो भुगतान है उनके लिए अनिवार्य 2 कारक यानी 2 फेस आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। अर्थात सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली बदलाव इसमें से आपको एक ये दिखाई देंगे RBI के द्वारा, जिसमें UPI हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। इसमें अगर भुगतान कर रहे हैं, मोबाइल वॉलेट हो गया, इससे अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन इसमें अनिवार्य कर दिया गया है ना। इसका अर्थ क्या है कि अगर भुगतान के लिए केवल OTP या 1 टाइम पासवर्ड पर निर्भर अब नहीं रह सकते हैं, लेन देन के लिए 2 अलग अलग आइडेंटिफिकेशन विधि की आवश्यकता होगी। जैसे OTP हो गया, फिर पिन भी हो गया, पिन भी मांगेगा, फिर बायोमेट्रिक पासवर्ड भी मांगेगा, जो फिंगरप्रिंट हो गया, चेहरा हो गया, डिवाइस प्रमाणीकरण हो गया, पिन हो गया। भुगतान राशि पर लागू होगा, चाहे वह छोटी भुगतान राशि हो चाहे बड़ी भुगतान राशि हो। फिर अगला बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि सभी डिजिटल जो भुगतान है उनके लिए जो 2 फैक्टर जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें क्यों बदलाव किया गया है, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो अतिरिक्त सत्यापन है उसके कारण UPI या कार्ड के लिए किए गए भुगतान में कुछ अतिरिक्त सेकंड लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 फेस आइडेंटिफिकेशन करने से समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यह सब चीज़ें धोखाधड़ी से बचाव के लिए 2 फेस आइडेंटिफिकेशन की जो है सेवाएं 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी, है ना। फिर आपको ये दिखाई देगा कि जो NHRI है, जैसे मैं बता रहा था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात नेशनल हाईवे के द्वारा जो टैक्स वसूले जाते हैं नेशनल हाईवे पे, टोल टैक्स वगैरह, उनको भी कैशलेस टोल टैक्स या टोल भुगतान जो है केवल डिजिटल माध्यम से शुरू कर दिया गया है। अर्थात अब जो है हाइब्रिड सिस्टम नहीं चलेगा। पहले जो है हाइब्रिड सिस्टम चलता था। हाइब्रिड का मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि टोल टैक्स में जो है अगर किसी के पास कैश है तो वैसे भी टोल टैक्स कटवा सकता था या भर सकता था, और अगर नहीं है तो वह फास्टैग के द्वारा रजिस्टर्ड होकर अपना मोबाइल बैंकिंग के द्वारा लिंक किया हुआ है तो उससे भी उसके अकाउंट से पैसे कट जाते थे अगर वह टोल टैक्स से होते हुए जाता था तो। लेकिन अब जो है केवल और केवल फास्टैग के माध्यम से ही आपका टोल टैक्स कटेगा। कैशलेस जो है सुविधा वह भुगतान होगा, पेमेंट होगा। अब जो है पैसे और रुपये अलग से आपको नहीं देना है, अर्थात पैसे और रुपये से आप टोल टैक्स नहीं कटवाएंगे। ऑनलाइन सेवाएं अब केवल लागू हो गई। पहले जो हाइब्रिड सेवा थी उसको फास्टैग और UPI जैसे डिजिटल भुगतान से बदल दिया गया है। तो टोल प्लाजा पर कैश लेन देन अब नहीं होगा। वाहनों को टोल शुल्क के लिए फास्टैग या UPI का प्रयोग करना होगा, जिससे आवागमन में और तेज़ी आएगी। जो बाधाएं हैं, जो पारदर्शिता हैं, जो कतारें हैं, उनमें कमी आएगी आपको, जो पारदर्शिता है उसमें भी और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ठीक ना। तो प्रमुख परिवर्तन में देखेंगे कि UPI के माध्यम से की गई जो नगद निकासी है ना, चाहे कार्ड के जरिए हो चाहे UPI के जरिए हो, यह मुफ्त ATM निकासी सीमा में गिनी जाएगी। यदि आप निःशुल्क निकासी कोटा अर्थात कार्ड UPI सहित से अधिक निकासी करते हैं तो अतिरिक्त शुल्क भी इसमें लिया जा सकता है। अब जैसे 2 फेस आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य है भुगतान सुरक्षा के लिए। टोल में देखेंगे तो ओनली टोल भुगतान का कार्यान्वयन होगा, इसमें UPI या फास्टैग अनिवार्य है। धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए यहाँ पे जोखिम आधारित लेन देन की जांच के लिए बेहतर सुरक्षा और अतिरिक्त जांच की संभावना के लिए ATM UPI से निकासी के लिए संयुक्त निःशुल्क सीमाएं है। शुल्क लग भी सकता है आगे आने वाले समय में। और रिपोर्टिंग और अनुपालन में देखा जाए तो अधिकारियों का लेन देन की बेहतर रिपोर्टिंग और कड़ी निगरानी के लिए सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये आज से अर्थात 1 अप्रैल 2026 से सभी परिवर्तन लागू हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद।